इसलिए अब कोई मल्लाह खड़ा हो जाए कि सारे मल्लाहों का वोट हमारे साथ है इसलिए हमको मुख्यमंत्री बना दो, कोई कुशवाहा खड़ा हो जाए कि सारे कुशवाहा हमारे साथ है, तो सबको हमारी पार्टी ने बता दिया कि जाओ इलेक्शन लड़ो, देख लो अपनी औकात और अपनी पहचान। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था या डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, तो पार्टी कितने को मुख्यमंत्री बना लेती। आपने देख लिया कि फॉलोइंग क्या है, एक आदमी 4 MLA जीत के आता है, एक आदमी को 1 सीट नहीं मिलती है। उसके बाद भी ये था कि हमको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में ये सवाल लगातार वाजिब हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि क्या वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है। न सिर्फ विपक्ष इसकी भविष्यवाणी करता रहा है, विपक्ष के नेता इसकी भविष्यवाणी करते रहे हैं, बल्कि घटनाक्रम भी उसी तरह का रहा है। सवाल यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी बिहार में चुनाव जैसा माहौल क्यों है। सवाल यह भी है कि बिहार की सियासत में इतनी अफरा तफरी क्यों है। जब चुनाव खत्म हो गया, सरकार का गठन हो गया, बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों में सेंधमारी, विलय, सब कुछ वैसा ही क्यों है जो चुनाव के दरमियान होता है। इसको समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी नेता अनवर हुसैन सर के पास। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा समझाइए, इतनी अफरा तफरी बिहार की सियासत में क्यों है। क्या वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? यकीनन आज न कल सरकार को गिरना है और दूसरा चुनाव होना है। उसकी कई वजह हैं। एक वजह तो यह है कि सरकार ने, या ये कहा जाए कि एनडीए के सरकार ने राजतंत्र का इस्तेमाल करके जो जनता का मत था, जनता का फैसला, उसको उल्टा है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है, इसलिए सरकार को और सरकारी MLAs जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको जो मोरल सपोर्ट जनता से मिलता वो नहीं मिलता नज़र आ रहा है। उनको खुद नज़र आ रहा है कि हमको स्ट्रेंथ नहीं है हमारे अंदर जो एक इलेक्टेड विधायक को होता है, इसलिए कि ये उनकी मॉरल वीकनेस बोल रही है। दूसरी बात यह है कि एनडीए इस बार अंदर से डिवाइडेड था। भाजपा ने अपने मित्रों के साथ हमेशा गंदा खेल खेला है और इस बिहार में उसने उस खेल को दोहराया। इलेक्शन तो लड़ा नीतीश कुमार जी के नाम पे, सुशासन के नाम से, सुशासक के नाम से, लेकिन अंदर अंदर गेम दूसरा चल रहा था। जिसको सुशासक कर रहे थे, जिसके शासन को सुशासन बता रहे थे, उसकी सरकार को नीचे करने की और उसकी सरकार के को पलटने की तैयारी खुद भाजपा उसी इलेक्शन में कर चुकी थी। और चिराग पासवान को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से शायद हमने इतना अटैक नहीं किया नीतीश कुमार जी के सरकार पे जितना उनकी पासवान की पार्टी से अटैक हुआ। और पासवान की पार्टी ने तकरीबन, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, उसकी मिसाल कायम कर दी उस ज़माने में। कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको ये एहसास हो गया, उनके साथ ड्रामा रचा गया। फिर इलेक्शन में आप देखिए, इलेक्शन में खुल के जो है नीतीश कुमार साहब की बेइज्जती की गई। भाजपा ने इनका अपने पोस्टरों से इनका चेहरा हटा दिया। जिस चेहरे पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस चेहरे को पब्लिक में डिस्प्ले नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि कल तक की सिचुएशन ये थी कि कल तक नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि हमको जो है अडवाणी साहब मोदी जी के साथ डायस नहीं शेयर करना है, स्टेज नहीं शेयर करना है। इस इलेक्शन में नीतीश कुमार ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाजपा जो है उनके बगैर मोदी जी को कैसे बुला रही है। तो इक्वेशन से बड़े उलट फेर हुए हैं। तो सरकार गिरेगी और अपने इंट्रा कंट्राडिक्शन से उनके हैं, जो आपसी टकराव है, जो आपसी भेदभाव है, वो और ये खुल के बात आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जो छोटी छोटी पार्टियों को जो विलय करा रहे हैं अपने यहाँ, छोटे छोटे नेताओं को जो कहा जा रहा है, ये तैयारी आपके खिलाफ नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो या फिर 500 लोग जो जेडीयू में हाल के दिनों में शामिल हुए हैं, वो तैयारी, वो लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की तैयारी है। नहीं, वो उनका क्या परसेप्शन है मुझे पता नहीं, वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये।
और अब ये अलग बात है कि जिस पार्टी को, जिन लीडरों को ताकतवर समझ रहे हैं, जिनका वोट बैंक समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। ये लोग तो हमने उनको खुद ही विदा किया है, हमने उनसे खुद ही क्षमा मांग ली है, तो हमारे यहाँ तो उनका कोई गुजर है ही नहीं। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने विदा होने के सिवाय रालोसपा के सामने, उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था? आप ये चाहते थे कि वो विदा हो जाए? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग अपना मुतालबा, अपना डिमांड अपने स्टेटस के लिहाज से, अपनी फॉलोइंग के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से तो करें। वहाँ हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था या डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, तो पार्टी कितने को मुख्यमंत्री बना लेती। आपने देख लिया कि फॉलोइंग क्या है, एक आदमी 4 एमएलए जीत के आता है, एक आदमी को 1 सीट नहीं मिलती है। उसके बाद भी ये था कि हमको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बनाओ। तो हमारी पार्टी एक रियलिस्ट पार्टी है, रियल असेसमेंट रखती है। इसलिए देखिए, हमारी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम या लोग कम समझते हैं कि हम जो है सिर्फ यादवों मुसलमानों की पार्टी, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने जो भी दबा कुचला सेक्शन है उसके उत्थान का काम किया है, और हमारी के पार्टी के अंदर हर समाज के लीडर मौजूद है, हर समाज के नुमाइंदे मौजूद हैं, हम हर समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब कोई मल्लाह खड़ा हो जाए कि सारे मल्लाहों का वोट हमारे साथ है इसलिए हमको मुख्यमंत्री बना दो, कोई कुशवाहा खड़ा हो जाए कि सारे कुशवाहा हमारे साथ है, तो सबको हमारी पार्टी ने बता दिया कि जाओ इलेक्शन लड़ो, देख लो अपनी औकात और अपनी पहचान। रालोसपा का जेडीयू में विलय से पहले आपने रालोसपा के कई नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाया, अपने साथ लाया। क्या आपकी तरफ से यह भी चुनाव की तैयारी है? भी हम तो कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि ये एनडीए अपने इनर कंट्रडिक्शन की वजह से 5 साल हुकूमत नहीं चला सकती है, और दोनों पार्टियां, इस खास तौर पर भाजपा और जेडीयू, वो एक दूसरे को गिराने पे लगी हुई हैं। जो कुछ नज़र में आ रहा है वो डरामा है, वो दिखावा है पब्लिक के लिए। वरना दोनों, अब तो इस वक्त तो नीतीश कुमार के ऊपर कई पहरेदार बैठा दिए गए हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपके शहनवाज हुसैन को बनाया गया है दिल्ली से, वो उनके ऊपर पंजा कसने के लिए। तो सारी चीज़ें तय दिखा रही हैं कि इनके अंदर आपसी टकराव है, और ये टकराव कभी न कभी उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पर हुकूमत गिर जाएगी। मुकेश सहनी को भी बहुत बेहतर ढंग से आरजेडी समझती है, जानती है। एक वक्त जितना मैं समझता रहा हूँ राजनीति को, एक वक्त मैंने ये देखा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के सहयोगियों में सबसे ज़्यादा करीब तेजस्वी यादव के हुआ करते थे। वो भी विदा हुए महागठबंधन से, पीठ पे छुरा घोंपने का आरोप लगाया और एनडीए में चले आए। इन दिनों वो लगातार दूसरे तेवर में हैं, और उनके तेवर से लगता है कि आसार भी दूसरे हैं। वो इस्तीफा देने की बात करते हैं, वो राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो सरकार जो है वो एक बैसाखी पर टिकी हुई सरकार नहीं है, कई बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है, और हर बैसाखी ये समझता है कि हम हटे तो हुकूमत गिरी। तो ये ब्लैकमेलिंग की सरकार ब्लैकमेल हो रही चारों तरफ से। मुकेश सहनी ब्लैकमेल कर रहे हैं? सिर्फ मुकेश सहनी नहीं ब्लैकमेल कर रही, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जेडीयू भाजपा को कहीं ब्लैकमेल कर रही, भाजपा का जहां जोर चलता हो जेडीयू को ब्लैकमेल कर रही है। तो ये तो गेम चल रहा है, और ये कब तक चलेगा इंतजार कीजिए। हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हुकूमत गिरेगी। तो हमारे साथ अनवर हुसैन सर थे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं, और न सिर्फ बतौर आरजेडी के प्रवक्ता, राजनीति में इनका जो अनुभव रहा है उस अनुभव के जरिए भी हमने यह समझने की कोशिश की है। क्योंकि जिस तरह की अफरा तफरी और जिस तरह की गहमा गहमी हम देखते हैं बिहार की सियासत में इन दिनों, उससे ये जेहन में सवाल आ ही जाता है कि ये क्या है। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, सरकार का गठन हुआ, बावजूद इतनी हलचल क्यों है, इतनी अफरा तफरी क्यों है? तो इसी को समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अनवर हुसैन सर से हमने बातचीत की। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।